बढ़ोतरी। नाजरीन, आज एक ऐसी खबर आपको बताएंगे कि हो सकता है वो सुन के आप हिल जाएं। हो सकता है जो अमेरिका कर रहा है ईरान के साथ ये पूरा का पूरा एक डाइवर्टर हो, ऐसा कुछ है ही नहीं जो आपको दिखाया जा रहा है। दर हकीकत जो कुछ अमेरिका कर रहा है वो कहीं और हो रहा है। एक बहुत बड़ी तब्दीली आ रही है, ये एक आपको खबर देंगे। एक ऐसी जगह पे जहां पे मुस्लिम उम्मा को बहुत ज्यादा मसला था और मुस्लिम उम्मा खड़ी थी जाके अमेरिका के साथ उस सेंस में कि मसले को हल करने के लिए, लेकिन प्रॉब्लम कहीं से कहीं और निकल चुका है इस वक्त। और हो सकता है इजराइल ने एक पूरी साजिश घड़ ली हो और इस वक्त जो आपको दिखाया जा रहा है वो वैसा हो ही ना। और फिर आपको ये बताएंगे कि अमेरिका ने पाकिस्तानियों के वीजे बंद कर दिए। जी, ये खबर बिल्कुल ठीक है, अमेरिका ने वीजे बंद कर दिए पाकिस्तानियों के। ये क्या डिटेल है ये भी आपको बताएंगे। फिर आपको ये बताएंगे कि अभी तक की जो सूरत हाल है ईरान की और अमेरिका की, जो उनके दरमियान में चल रहा है, वो सूरत हाल कहां तक पहुंची है, हमला कब हो रहा है, नहीं हो रहा है, पूरी सिचुएशन क्या है, ये डिटेल से जानिएगा। और फिर एक खास पैगाम आपको जावेद चौर साहब और देंगे, जो अपने इब्तदाइये में ही वो बता देंगे स्टार्ट में स्टोरी से पहले। वो भी एक खास पैगाम है, मैं नहीं बता रहा, वो क्या है वो खुद बताएंगे। अच्छा, और उसके बाद आपने एक चीज याद रखनी है कि आपने अगर जावेद चौर साहब के कॉलम पढ़ने हैं तो JavedCH.com पे जाना आपने बिल्कुल नहीं भूलना, वहां ये कॉलम पढ़िएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब चैनल आपने जरूर करना है। और अब चलते हैं अपने डिटेल वीलॉग की तरफ। और पहले सवाल से पहले चौधरी साहब का एक खास मैसेज। अब ये जो मैसेज है ये बेसिकली अब सारा आलम साहब का एक क्लिप है जो इस वक्त बड़ा वायरल हो रहा है और उसके अंदर क्योंकि उन्होंने मेरा नाम भी लिया है तो उसके बाद फिर ज़राए ने मुझसे रब्ता किया और ज़राए का जो व्यू है मैं चाहता हूँ कि वो भी सबके सामने रख दिया जाए। अब सारा आलम साहब ने उसके अंदर ये एतराज़ किया था कि ये जो इदारा है अफवाज पाकिस्तान का, इसके अंदर रिफ्ट है और जो पुराने उस ज़माने के यूट्यूबर्स हैं उनको बनाया गया था और जो लोग इनको बना रहे थे, जो इनके हैंडलर थे, वो अब भी इदारे के अंदर मौजूद हैं और वो इनको इन्फॉर्मेशन भी दे रहे हैं और अदारा डिवाइड है और वहाँ पे लड़ाई चल रही है। कोई इस टाइप की उनका कोई वीलॉग था और उसके अंदर कोई क्लिप था जो वायरल हुआ। उसके ऊपर जो रद्द अमल है वो मुझे इसलिए उन्होंने दिया कि क्योंकि मेरा नाम उन्होंने इसके अंदर बयान किया था। तो जो ज़राए हैं, फौजी ज़राए हैं, जो उनका उनका ये कहना है कि ये मुकम्मल तौर पे शोशा है और इसके अंदर कोई हकीकत नहीं है। बयानिया जो अफवाज पाकिस्तान का है वो पूरी फ़ौज उसके ऊपर मुत्तफिक है। बड़ी क्लैरिटी है उसके अंदर, किसी किस्म का कोई इबहाम नहीं है। दूसरा ये है कि फ़ौज के अंदर कोई धड़ा नहीं है, फ़ौज पूरी तरह एक है और जनरल आसिम मुनीर साहब फील्ड मार्शल जो है उनके ज़ेरे कमान किसी को कोई इशू नहीं है। और जो लोग ये खबरें दे रहे हैं वो बेसिकली प्रोपेगेंडा कर रहे हैं और वो मुल्क के साथ और इदारे के साथ हमदर्दी का इजहार नहीं कर रहे हैं, उनके साथ ज़्यादती कर रहे हैं। और साथ साथ ये भी बताया गया कि ये जो लोग हैं, जो यूट्यूबर्स हैं, वो आधा सच बयान कर रहे हैं, आधा वो सच बयान नहीं करते। जहाँ पे सच बोलना चाहिए वो नहीं बोलते। दूसरा उन्होंने कहा जी कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पहले अफवाज पाकिस्तान के साथ थे, जैसे कि आदिल राजा है और वो आदिल राजा साहब जो हैं क्योंकि इदारे का हिस्सा रहे हैं, उसके बाद वो मुनर्रफ हो गए, बाहर चले गए और अब वो जो मालूमात दे रहे हैं वो मालूमात को खास नहीं है। मसलन वो जब किसी इदारे का जिक्र करते हैं या किसी जगह का जिक्र करते हैं तो वो तो वैसे ऑब्वियस है, सबको पता है कि जब भी मीटिंग होगी इस हाल के अंदर होगी और जब भी मीटिंग होगी आर्मी चीफ की तो उसमें कोर कमांडर्स भी होंगे और वो सारे बाकी कमांडर्स भी होंगे, उसमें आईएसआई के चीफ भी होंगे। तो जब इस टाइप की कोई मीटिंग होती है और उसके बारे में जब इंफॉर्मेशन दी जाती है तो इंफॉर्मेशन हाफ इंफॉर्मेशन होती है। वो जो पुराना उनका एक्सपोजर है उसकी बुनियाद पे कह देते हैं कि जी जीएचक्यू के अंदर मीटिंग हुई, जीएचक्यू के कॉन्फ्रेंस हॉल के अंदर हुई, उसके अंदर कोर कमांडर्स भी शामिल थे, सबको पता है, ऑब्वियस है कोर कमांडर शामिल। लेकिन जो कुछ वहाँ पे डिस्कस हुआ उसके बारे में उनके पास कोई मालूमात नहीं होती और वो लोगों को गुमराह करते हैं और डिस्टार्ट करते हैं लोगों को। और साथ साथ क्योंकि अबसार आलम ने कहा था कि आस्तीनों के अंदर बुत छुपे हुए हैं या सांप छुपे हुए हैं जो उनको डस रहे हैं, तो उन्होंने कहा जी कोई सांप नहीं है और कोई हमें डस नहीं रहा, कोई बुत नहीं है। बड़ी क्लैरिटी है, किसी किस्म का कोई इशू नहीं है और अगर कोई हुआ तो हम आपको खुद ही बता दें। तो ये एक मैसेज था, मैंने कहा उसके ऊपर जो है ना वो बता दिया जाए कि दूसरी तरफ से भी ये व्यू आया अबसार आलम साहब की बात पे। चले, बिल्कुल सही, चलें जी वीलॉग स्टार्ट करते हैं अपना। जी, पहला सवाल ही हमारा बड़ा डेंजरस है कि गजा में जो हो रहा है, क्या अमेरिका कोई वारदात डाल रहा है? जो हमें दिखा रहा है वो है ही नहीं, ये सजी दिखा के खब्बी मारने वाली पॉलिसी है क्या, ये जानते हैं। अब दो वाकयात हो रहे हैं बैक वक्त और दोनों के अंदर आलम इस्लाम फंसा हुआ है। एक तो ईरान के ऊपर हमले का ऐलान किया गया रहा है और अभी बल्कि राइटर की स्टोरी में देख रहा था कि 24 घंटे के अंदर अंदर हमला होने का इम्कान है और डोनाल्ड ट्रंप ने हमले की बाकायदा क्लियरेंस दे दी है और उनको सब कुछ बता दिया गया है कि जनाब हमारी तैयारी ये है। बल्कि एक रूट भी बताया गया है कि अगर हमारे जहाज़ जाएंगे तो ईरान को कैसे स्ट्राइक करेंगे। वो रूट जो है उसके ऊपर एक जहाज़ सा बना के दिखाया गया कि यूएसए से निकलेगा, फिर उसके बाद वो पीछे से घूम के इंडोनेशिया की तरफ से, ऑस्ट्रेलिया की तरफ से, इंडोनेशिया की तरफ से होता हुआ वो इंडिया के पास से जाएगा, फिर पाकिस्तान से जाएगा और यानी बहरी रास्ता अख्तियार करेगा और फिर वो ईरान के ऊपर स्ट्राइक करेगा। ईरान के ऊपर स्ट्राइक करके फिर वहाँ से वापस पाकिस्तान के पानियों से गुजर के, यानी पाकिस्तान की सरजमीन से नहीं गुजरेगा, पाकिस्तान के साथ जो पानी है, खुला समंदर है, जो इंटरनेशनल वाटर्स हैं, उसके ऊपर से गुजरेगा, फिर वहाँ से फिर इंडिया के करीब से गुजरेगा, लेकिन वो भी इंटरनेशनल वाटर्स होंगे। फिर वहाँ से वो वापस इंडोनेशिया से होता हुआ ऑस्ट्रेलिया से थोड़ा सा डाइवर्ट करता हुआ अपने आप को दोबारा अमेरिका के अंदर चला जाएगा। मतलब किसी मुल्क की सरजमीन इस्तेमाल नहीं तो करेगा। किसी मुल्क की सरजमीन के ऊपर से नहीं गुजरेगा। तो एक बाकायदा जहाज बना के वो दिखा दिया गया है कि ये रूट है। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि रेड सी का जो ऑप्शन है वो इस्तेमाल करेगा, यानी अरब मुल्कों की तरफ से आएगा और फिर ईरान के ऊपर अटैक करके वापस चला जाएगा। ये देखो 3 रूट्स हैं इस वक्त ईरान के ऊपर अटैक के। एक जो रूट है वो अगर अमेरिका खुद वो इस्तेमाल करता है तो वो इंडोनेशिया का रास्ता
अख्तियार करेगा, क्योंकि उस साइड से भी अमेरिका जो है वो ऑस्ट्रेलिया के करीब है, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड वगैरह से जापान से करीब है। ठीक है। यही वजह थी कि जापान ने जब वर्ल्ड वार सेकंड के ऊपर हमला किया था, वो कहा जी अमेरिका के ऊपर पर्ल हार्बर के ऊपर हमला हो गया। अब पर्ल हार्बर जो है वो ज़्यादा दूर नहीं है जापान से, उस साइड से जो अमेरिका है वो जापान के करीब है, 7 घंटे की ड्राइव है, 7 घंटे की फ्लाइट है, और उसके बाद वो पर्ल हार्बर आ जाती है, यानी इतना करीब है। अब देखें ना, एक अगर आपने जापान से अमेरिका जाना हो तो ये सारा रास्ता से घूम के को 22 घंटे का फासला तय करके आप अमेरिका जाएंगे। और दूसरा ये है कि आप बैक साइड से ऑस्ट्रेलिया से होते हुए बड़ी आसानी से आप जा सकते। ऑस्ट्रेलिया से फ्लाइट्स हैं, डायरेक्ट फ्लाइट्स हैं अमेरिका के, और होनोलुलु जो है उनके बहुत करीब आता है सारा। तो ये वाला जो इलाके हैं ना वो बहुत करीब है ऑस्ट्रेलिया के, बल्कि वो गर्म इलाके हैं, पैसिफिक के अंदर आते हैं वो सारे। तो वो भी एक ऑप्शन रूट है कि आप इंडोनेशिया से होते हुए, उसके करीब से होते हुए, समुद्रों से होते हुए आप बिल्कुल आके ईरान के ऊपर अटैक करके वहां से वापस भी जा सकते हैं। दूसरा जो रास्ता है वो रशिया का रास्ता है, कि अगर फर्ज करें कि आपने आना है और अमेरिकन ने आना है, तो वो फिर रशिया का रास्ता अख्तियार करेंगे, अमेरिका से निकलेंगे, और ऊपर से ऑस्ट्रेलिया से, न्यूजीलैंड से होते हुए, उसके साथ साथ फिर जापान से होते हुए, फिर उसके साथ साथ साइबेरिया से होते हुए सारा रशिया क्रॉस करके आप ईरान के ऊपर अटैक करके उस साइड से भी जा सकते हैं। और थर्ड जो रास्ता है वो यही है कि आप अटलांटिक ओशन को क्रॉस करेंगे, और क्रॉस करने के बाद फिर आप अरब मुल्कों के ऊपर से गुजरेंगे, और अरब मुल्कों के ऊपर से गुजर के आप ईरान के ऊपर अटैक करके वहां से वापस आएंगे। जैसे कि ईरान के ऊपर जो पहला हमला हुआ था अमेरिका का, जो पिछले दिनों हमला हुआ था, वो यही रूट इस्तेमाल किया गया था, ये अरबों के ऊपर से गुजर के ईरान के ऊपर हमला किया गया था। तो वो एक तीसरा रूट भी है, लेकिन एक रूट जो है वो अमेरिकन जो इदारे हैं उन्होंने दिखाया कि जी हमारे पास रूट है, किसी मुल्क के ऊपर से नहीं गुजरेंगे, समुद्र के ऊपर से गुजरेंगे और चले जाएंगे और अटैक करेंगे और वापस आ जाएंगे। तो इसलिए अटैक क्या होना है जो करके वापस चले जाना है, ये तो समझ सी बात ये मेरा ख्याल है कोई जहाज़ों के जरिए बम फेंकेंगे। को फुट ऑन मेरा ग्राउंड नहीं है। नहीं, फुट ऑन सोल्जर ऑन ग्राउंड नहीं है, ये बिल्कुल नहीं तो है। रजीम चेंज वाला तो मामला भी नहीं है। रजीम चेंज वो इसी तरह करेंगे ना कि अगर फर्ज करें कि उनकी क़यादत उड़ा दी, अगर आपने 50 लोग मार दिए, जो 50 टारगेट उन्होंने रखे हुए हैं, तो जो उनकी क़यादत है उड़ जाएगी, और जब क़यादत उड़ेगी तो उसके बाद नई क़यादत बनाने के लिए आपको टाइम लगता है। ऐसा नहीं है कि आप फौरी तौर पे एक आदमी चला गया तो साथ ही एक नया आदमी ने रिज्यूम कर लिया उसको। वो एक क्राइसिस पैदा होता है उसके अंदर, और उस क्राइसिस में अगर पब्लिक बाहर आ जाती है तो फिर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होता। तो वो मेरा ख्याल है ये मीडियम इस्तेमाल करेंगे, उन्होंने टारगेट करना है कुछ बड़ी बिल्डिंग्स को और कुछ लोगों को, जो 50 के करीब लोग हैं जो इस वक्त पूरा सिस्टम चला रहे हैं ईरान का। और जब वो टारगेट हो जाएंगे तो फिर पब्लिक बाहर आ जाएगी, और साथ ही आर्मी से रिवोल्ट हो जाएगी। जो अमेरिकन का ख्याल है कि एयरफोर्स काम करना बंद कर देगी, उनकी नेवी काम करना बंद कर देगी, फिर उनकी जो फौज है, बड़ी फौज है, वो काम करना ये बंद तो कर जो सब देगी। साइकोलॉजिकल जो वॉरफेयर नहीं लग रहा कि सिर्फ ऐसे ऐसे धमकियां दे रहे हैं मुफ्त। ऐसे होता है, वो जो मिसाइल का हेड है, जो मिसाइल उनकी यूनिट का हेड है, कोर का, मिसाइल कोर का उनका जो हेड है, उसको मार देंगे, और उसके बाद नया जो अपॉइंट करने के लिए आपके पास टाइम चाहिए। तो अब सब जो अपॉइंटमेंट के लिए भी कुछ टाइम, मतलब आप सुप्रीम कमांडर अपॉइंट करेंगे उनको, या आर्मी चीफ उनको अपॉइंट करेंगे, या प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करेंगे। अब अगर खुदा ना खास्ता प्राइम मिनिस्टर भी नहीं रहते, फिर जो आर्मी चीफ भी नहीं रहते, और आयतुल्ला अली खामनाई भी नहीं रहते, तो कौन अपॉइंट करेगा? तो एक क्राइसिस पैदा हो जाता है मुल्क के अंदर, और इस क्राइसिस के दौरान अगर पब्लिक बाहर आ जाती है तो पूरा सिस्टम खत्म हो जाता है। तो मुझे लगता है अमेरिका उस साइड पे जा रहा है। जो सब पिछली जंग में ये हुआ था कि उन्होंने अपने नायब मुकर्रर कर दिए थे, 2 दिन में सब कुछ वापस खड़ा भी हो गया था, लेकिन ये उन्हें भी पता है कि हमारे साथ ये हो सकता है, तो वो अपने नायब मुकर्रर कर चुके होंगे ऑलरेडी। हो सकता है ऐसा हो, लेकिन उसके लिए अनाउंसमेंट चाहिए ना फिर, या तो अनाउंसमेंट करें और उनसे हलफ लिया हो बराबर कि ये हल्फ हो गया हुआ है और इनकी अनाउंसमेंट होगी। तो सब अगर अनाउंस कर देंगे तो वो भी टारगेट पे आ जाएंगे। नहीं, वो तो है, देखो ये तो है, लेकिन दो चीज़ें, या वो क्राइसिस लेंगे या फिर ये क्राइसिस लेंगे। तो मुझे लगता है अमेरिका जो है ना इस तरफ जा रहा है, और वहाँ पे अपनी फौज नहीं उतारेगा, फौज उतारने की गलती नहीं करेगा। अब उसके बाद इमीडिएट रिएक्शन जो ईरान का होगा वो भी बड़ा मैटर करेगा। अगर वो मिसाइल चला देते अंधाधुंध, और उसके अंदर वो अमेरिका के जितने अड्डे हैं, जैसे कि उन्होंने ऐलान किया है कि जनाब हम ना किसी को नहीं छोड़ेंगे, और जो रीजन के अंदर अमेरिकन अड्डे हैं हम सब उसके ऊपर अटैक कर देंगे, ज्यादा खलीजी ममालिक में। अतादियों के ऊपर अटैक कर देंगे, यूएई के ऊपर अटैक कर देंगे, सऊदी अरेबिया के ऊपर कर देंगे, और साथ साथ टर्की के ऊपर कर देंगे, जो करीब तरीन उनके अड्डे हैं ना वो ये है। अब अगर वो उसके ऊपर हमला कर देते हैं तो फिर एक नया क्राइसिस डेवलप हो जाएगा, फिर तो सीधी सीधी जंग है, और ये जंग के अंदर अगर रशिया कूद जाता है या चाइना उनके साथ खड़ा हो जाता है तो फिर एक बड़ा क्राइसिस है, ग्लोबल क्राइसिस है, फिर आप समझेंगे थर्ड वर्ल्ड वार स्टार्ट होगी। फिर इसको कंट्रोल करना आसान काम नहीं होगा। लेकिन अब यहाँ पे ना जो सऊदी अरेबिया की पोजीशन है वो बड़ी डिफरेंट है। सऊदी अरेबिया ने फौरी तौर पर कह दिया कि जनाब हम तो मुखालफत कर रहे हैं, उन्होंने बल्कि वार्न किया है डोनाल्ड ट्रंप को कि आप बिल्कुल ये ना कीजिएगा, क्योंकि जो ही आप ये करेंगे तो आलमी मार्केट जो ऑयल की है वो खराब हो जाएगी, वो डिस्टर्ब हो जाएगी, और इसका पूरी दुनिया की मैशत का नुकसान होगा और आपका भी होगा। तो सऊदी अरेबिया जो है ना वो ईरान के साथ खड़ा हो गया, उसने बल्कि ईरान को मैसेज दिया है कि हम अपनी सरजमीन जो है या अपनी जो फिजाई हदूद है उसको आपके खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देंगे। तो साथ साथ उसके कतर भी है, अमान भी है, और इन दोनों मुल्कों ने खबरदार करार दे दिया अमेरिका को, उसको कह दिया कि भाई खबरदार, अगर आपने ये गलती की, अगर आपने ये गलती की तो फिर ये इसकी एक कीमत है जो बर्दाश्त करनी पड़ेगी। और साथ आबना हुर्मुज़ जो है ना उसका यही इशू है कि वहां से जो 20 से लेकर
70% ऑयल जो है उसकी तरसील यहाँ से होती है, पूरी दुनिया की। पूरी दुनिया की। और अब अगर ईरान उसको बंद कर देता है, जो ही वो बंद करता है, हमेशा ईरान के पास ये ऑप्शन होता है, और वहां पे वो अगर उसके अंदर बम लगा देता है, बारूदी सुरंगें छोड़ देता है। बारूदी सुरंगें लगा देता है, और उसके बाद अब वहां पे जहाज उड़ा देता है जितने भी हैं, जो बहरी जहाज हैं, वेसल्स हैं, तो उसके बाद एक बड़ा क्राइसिस पैदा हो जाएगा। और उस क्राइसिस के बारे में कहा जाता है कि इमीडिएटली जो पेट्रोल है उसकी कीमत $100 पर बैरल से ऊपर चली जाएगी, ठीक है। जो एक नया क्राइसिस। और ये सऊदी अरेबिया ने उनको बताया। यहाँ पे मैं एक और चीज़ की वजाहत भी करता जाऊँ, मुझसे गलती हुई, पिछले जो मेरा वीलॉग था उसके अंदर मैंने जो प्रिंस मोहम्मद बिन सुलेमान है उनके हवाले से क्लिप दिखाया कि जी वो कह रहे हैं कि ये जो आयतुल्लाह हैं ये हिटलर है। वो हमारी टीम ने वो रख दिया था उसके टाइमलाइन के अंदर, हमारे उसके अंदर, और मैं उसको ज़्यादा तवज्जो नहीं दे सका, तो वो 7 साल पुराना क्लिप है, जबकि अब सऊदी अरेबिया की जो पोजीशन है ईरान के मामले में मुकम्मल तौर पर मुख्तलिफ है। तो पुराना क्लिप था वो उसके अंदर आ गया, तो मैं माजरत चाहता हूँ, वो हमारी गलती है। ताज़ा तरीन जो है वो सऊदी अरेबिया ईरान के साथ खड़ा हुआ है, और उन्होंने इस किस्म की कोई बात नहीं की। अब ऑयल की मार्केट जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगी और बहुत सारे मसाइल पैदा हो जाएंगे। तो सऊदी अरेबिया, कतर और अमान, तीनों मुल्क जो हैं इस वक्त ईरान के साथ खड़े हैं, और उन्होंने कहा जी हम आपको सपोर्ट करेंगे। अब अगर इनकी मुखालफत के बावजूद अमेरिका ये काम करता है तो वाकई बड़ा क्राइसिस है। फिर इसका मतलब ये हुआ कि आप अपने दोस्तों को दोस्त नहीं समझते, फिर आप उनको गुलाम समझते, अपना मुलाजिम समझते हैं, आपकी नज़र में उनकी बात की कोई वक़्त नहीं है, जो बड़ी खौफनाक चीज़ है। इसका मतलब ये अमेरिका का एक नया चेहरा भी दुनिया के सामने आ जाएगा, नया फेस भी आ जाएगा कि ये किसी का भी नहीं है, इसको किसी की परवाह नहीं है। वैसे आपको लगता है किसी को दोस्त समझता है ट्रम्प जो? देखिए, अब सरदस्त तो वो कहता है और होता भी है, तो अब देखते हैं ना, अगर वो फर्ज करने नहीं करता तो ये पहली मरतबा ऐसा होगा, ऑब्वियस हो जाएगा, लोगों को क्लियर हो जाएगा कि यार ये किसी का दोस्त नहीं है। तो फिर रीअलाइनमेंट होगी, सबको नए दोस्त तलाश करने पड़ेंगे, और पुराने दोस्तों से जान छुड़ानी पड़ेगी या पुराने दोस्तियों से निकलना पड़ेगा। जो सब तुर्की और रशिया के लिए कितना बड़ा अलार्म है, तुर्की कह रहा हूँ, मतलब चीन और रशिया के लिए, कि उनके जितने अलाइज हैं ये सबको मारी जा रहा है अमेरिका, और वो अपने किसी अलाई को बचाने में कामयाब नहीं हो रहा। उसकी चाइना तो उसकी पॉलिसी मुख्तलिफ है, वो किसी कॉन्फ्लिक्ट में नहीं पड़ता। रशिया जो है ना वो अभी सब्र से देख रहा है, वो अभी सूरत को देख रहा है कि ये होगा क्या आने वाले दिनों में, फेंटवाई और जा रहे हैं अपने सारे अलाइज को। अमेरिका क्या करेगा सर। तो ये जो है ना, मेरा ख्याल जो सुपर पावर होती है ना जी, उसकी ऊपर बड़ी जिम्मेदारी होती है, उसको अंदाजा होता है कि मैं कूदा नहीं और उसके बाद ये जंग शुरू हो जाएगी। और जंग जो है ना बड़ी खौफनाक होती है। अब देखिए, वर्ल्ड वार सेकंड के अंदर 10 करोड़ बंदा मर गया था, और वो दौर था जिसके अंदर एटम बम भी बना ही नहीं था, आखिर में जाके निकला। जो सब जो अमेरिका कर रहा है उससे नहीं पता ये कितना खतरनाक है, वो तो अंधाधुंध बदमाशी कर रहा है। अब मेरा ख्याल ये है कि ये जो है ना चाइना और रशिया, ये पुराने मुल्क है ना जी, इनकी बड़ी हिस्ट्री है। तो ये देख रहे हैं कि जो अमेरिका के इत्तेहादी है उनके साथ क्या हो रहा है, तो वो चाहेंगे कि सारे इत्तेहादी खड़े हो जाएं, वो खुद ही अमेरिका के खिलाफ रिवोल्ट करेंगे, बंद करो ये। जैसे कि अभी वो ग्रीनलैंड की बात कर रहा है, तो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज को नुकसान है ना उसका, तो रशिया को क्या जरूरत है स्कैंडिनेवियन कंट्रीज के मामले में पड़े। तो अब देखते हैं, जैसे कि उसने डेनमार्क ने कहा है ना जी, खबरदार जो आपने इस तरह साइड पे देखा, इटली जो उसकी तरफ से आवाजें आनी शुरू हो गई ना जी, या फिर ये जो इनके अलाई हैं जो साउथ अमेरिकन मुल्क हैं वो भी अब बोलना शुरू हो गए ना। तो मुझे लगता है कि सब देख रहे हैं कि ठीक है जरा बोलें सही, जब बोलेंगे और इनकी मदद की जरूरत पड़ेगी, यूएन में जाएंगे, तो हम खड़े हो जाएंगे उनके साथ। अब ईरान तो बोल रहा है, ईरान को, ईरान तो अलग अलाई है इनका। अब ये दो चीज़ें हैं जो ना बड़ी इस वक्त जो ट्रिकी किस्म की सूरत है। एक तो सूरत ये है कि एक तो ईरान के ऊपर अटैक हो रहा, अब यहाँ तो वाकई ईरान के ऊपर अटैक करके वो दूसरा काम जो आज अनाउंस किया अमेरिका ने वो करना चाहता है, और उसकी पूरी कोशिश है कि इस साइड पे अटेंशन ना हो। वो है थोड़ा सा लोगों गजा को के बता अंदर। दें ताकि समझ में आ जाए कि बात क्या है। वो है गजा के अंदर फेज 2। स्टीव विटकॉफ जो है उसने अनाउंसमेंट कर दिया है कि अब हम जो गजा का फेज 2 है वो हम स्टार्ट कर रहे हैं, और पहले मरहले में क्योंकि जंगबंदी हुई थी, और अब दूसरा जो मरहला है उसके अंदर डीमिलिटराइजेशन करेंगे, यानी जो असला है उसको जमा करेंगे, और जो टनल्स हैं 1500 किलोमीटर की उसके अंदर घुसेंगे। फिर उन्होंने कहा टेक्नोक्रेट्स की गवर्नमेंट बनेगी, जो इंटरनेशनल टेक्नोक्रेट्स, जिसके अंदर वो एक पुराने वो भी थे, प्राइम मिनिस्टर भी थे यूके के, आपको पता होगा। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। और जो इराक में जो हमले में शरीक थे जनाब, वो उन्होंने भी आना था, लेकिन अब वो पीछे हट गए। अच्छा, इसके साथ तामीर नौ, तो उन्होंने कहा जी 3 जो काम है हम शुरू करने लगे। अब यहाँ पे जो कैच है ना, वो कैच ये है कि या तो ये गजा के अंदर जो ये करना चाह रहे हैं उससे लोगों की या इस्लामी दुनिया की अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए उन्होंने ईरान का महाज खोला, ताकि इस्लामी दुनिया उसके ऊपर ले और इस साइड में ये मुकम्मल कब्जा कर लें, यहाँ पे फौजें दाखिल करके, और जो हमास के पास असला है वो उससे जमा करना शुरू कर दें और कब्जा कर लें मुकम्मल तौर सही पर, है। और दुनिया जो है ना ईरान के ऊपर फोकस करके बैठी हो, या तो ये हो। और दूसरा ये ऑप्शन हो सकता है कि ईरान के ऊपर ये हमला करना चाह रहे हैं, उसके ऊपर कब्जा करना चाह रहे हैं, और दुनिया को की अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए उन्होंने गजा के चैप्टर खोल लिए कि ये इस क्राइसिस का शिकार भी हो जाए। दुनिया अब इसके बारे में भी सोचना शुरू कर दे और शोर शराबा करना शुरू कर दे कि हम अपनी फौज नहीं दे रहे, हम वहां पे नहीं जा रहे, हम कुछ नहीं करेंगे और हम कुछ नहीं करने देंगे। और यहाँ पे एक नई क्राइसिस जो है वो सफारती क्राइसिस शुरू हो जाए। पाकिस्तान के हम फौज नहीं दे रहे, इंडोनेशिया के हम फौज नहीं दे रहे, तुर्की के हमारी तरफ से भी इंकार है, हमने तो नहीं जाना उधर। तो ऐसा मुझे एक चीज बताइए, अमेरिका अब ईरान से क्या चाहता है? वो खुद कहता है कि उनकी जौहरी सलाहियत खत्म हो चुकी है, अमेरिका कहता है। तो अगर जौहरी सलाहियत खत्म हो चुकी है तो अमेरिका मतलब ईरान फिर अमल लड़ना है, मतलब क्या करने आ रहे हैं? ये पावर है, पावर की कोई लॉजिक्स नहीं होती, पावर की कोई अखलाकियात नहीं होती। पावरफुल होता है। कभी शेर ने इंसानी हकूक का या जानवरों के हकूक का
कभी उसने फैसला किया है मसलन उसके सामने हिरन है रोती पीटती रहती है वो खा जाता है उसको, और किसी के अंदर जान है जो कहे कि शेर साहब हम मजम्मत करते हैं आपकी, नहीं वो खा जाता है जाके, ताकत है ना। तो चोर साहब ताकत के अपने कवानीन होते हैं, तो वो ये नहीं है वो कहते हैं मसलन के वो कहा जी इराक के ऊपर उन्होंने कहा जी इनके पास केमिकल वेपन्स हैं और मास डिस्ट्रक्शन के पूरी दुनिया को तबाह कर सकते हैं, और उसके बाद जब वहाँ पे 10 लाख बंदा मर गया और बुरा हाल हो गया इराक का, तो कहा कि सॉरी माफी चाहते हैं ये तो हमें गलत फहमी हुई थी, गलतफहमी और तो थे ही 1 मिलियन लोग 1 मारने मिलियन के लोग बाद। मर गए, पूरा मुल्क तबाह हो गया बर्बाद हो गया, और उसका इफेक्ट जो था पूरी दुनिया के ऊपर आया, तेल कितना महंगा हो गया, और ये जिस कितना बंदे ने क्राइसिस, कराया था टोनी ब्लेयर ने, टोनी ब्लेयर तो अब वो उस यहाँ आ रहा बंदे है को यहाँ डाल रहे गजा हैं के मजा अंदर, में। तो अब उन्होंने कहा जी माफी चाहते हैं यार वो गलती हो गई सारी, ये तो गलत हो गया तो ऐसा मुझे एक चीज बताइएगा, मैं जरा समझना चाह रहा हूँ आज इस चीज को, डीमिलिटराइजेशन करना मतलब हमास से असला लेना, हमास ठीक है ना, इस्लाम इसराइल से तो असला नहीं लेना, इसराइल से ठीक है, इसराइल से टेक्नोक्रेट की गवर्नमेंट लाना मतलब टोनी ब्लेयर टाइप लोग लाना, गोरों की ठीक गवर्नमेंट है, से तामीरे नौ करना, अरबियों से पैसे लेके तामीरे नौ करना, तामीर नौकर वो उससे वहाँ 5 स्टार होटल और रिजॉर्ट बना देने, और वो जो 5 स्टार होटल रिजॉर्ट होंगे अमेरिकन के होंगे, अमेरिकन के होंगे, पैसा ठीक है, अरबों को लगेगा, पैसा अरबों को लगेगा, मतलब सब कुछ अमेरिका को मिलेगा। सब गिरा के वहाँ पे नई चीजें बना के उन्होंने कहा ये देखो क्या जबरदस्त वंडरफुल शहर बनाया हमने, और ये जी ट्रंप ने किया, ट्रंप ने किया, पैसा मुसलमानों का पैसा मुसलमानों और का, खून भी उधर मुसलमान, खून भी मुसलमानों की, जमीन भी मुसलमानों की, तो ताकत इसी तरह सोचती है। तो वो जो कह रहे थे ना कि जी इनके पास न्यूक्लियर वेपन है, फिर अमेरिका ने खुद उसके ऊपर अटैक करके कहा कोई न्यूक्लियर वेपन नहीं है, डोनाल्ड ट्रंप खुद ये कह रहा है कोई न्यूक्लियर वेपन नहीं है, फिर उन्होंने कहा जी वहाँ पे लोग निकले हुए हैं वो इंसानी हकूक की बात कर रहे हैं, तो उनके हकूक के लिए हमें काम करना है। पिछले 48 घंटों में कोई वहाँ पे एहतजाज नहीं हो रहा, कोई इंसानी हकूक नहीं है, कोई इंसानी हकूक गसब नहीं किए जा रहे, सब चीज़ें ठीक हो गई हैं, लेकिन उन्होंने कहा नहीं 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 हम मुतमईन नहीं हैं इनसे, तो हम तो हमला करेंगे। तो ये जो हमला है ये ना न्यूक्लियर वेपन्स के लिए किया जा रहा है, ना वहाँ पे प्रोटेस्ट को सामने रख के किया जा रहा है, अमेरिका ने फैसला कर लिया तो उसने कर लिया। वो कहते हैं नादिर शाह दुरानी जो था ना उसने हिंदुस्तान के ऊपर हमला करने का फैसला किया ना, तो उसने एक दिन उसने दरबार लगाया, दरबार लगा के उसने कहा कि हमने दिल्ली के ऊपर हमला करने का फैसला कर लिया है, अब फौरी तौर पे आप सब वजूहात तैयार करें। अच्छा हाँ, ये वही हो रहा है, उन्होंने कहा फैसला हमने कर लिया, वजूहात आपने तैयार करनी, तो उन्होंने अपने मशीरों को लगा दिया कि वजूहात तैयार कीजिए, और वो जो 3 वजूहात उनके सामने रखी गई थी उसके अंदर पहली वजह यह थी कि बहुत अरसा हो गया दिल्ली पे हमला नहीं हुआ कोई। तो ताकत फिर इसी तरह फैसला करते। तो डोनाल्ड ठीक ट्रंप ने सोचा कि जी हमने पिछली बार हमला किया था और उनके न्यूक्लियर वेपन्स खत्म किए तो मजा नहीं आया, तो हमने सोचा है कि दोबारा हमला करते दोबारा हमला कर, हैं। हाँ, हमने सोच लिया वजूहात आप तैयार करें। तो कभी ये वजह तलाश कर लेते हैं कि प्रोटेस्ट हो रहा है, वो प्रोटेस्ट हो नहीं रहा, कभी कहते हैं कि हो सकता है थोड़ा सा न्यूक्लियर बचाओ, कभी वो कह लेते हैं जी ये पेट्रोल लोगों को देते हैं तो हम पेट्रोल नहीं इनको तो ऐसे देंगे। बस ये तो फिर ये है कि अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं सारे, अभी ईरान तो अगली बारी किसी और की, फिर किसी और की। ना अच्छा चलो साहब, इसी टॉपिक में आखिरी एक चीज मुझे ये बता दीजिएगा कि अमीर कतर का शहबाज शरीफ को फोन आया है और वो मुश्तरक वुस्ता की सूरत हाल पे तबादला ख्याल जी। है, पाकिस्तान का क्या इस वक्त किरदार है पूरे मामले में? देखिए पाकिस्तान ना सोच रहा है वेट एंड सी है, ये ज़हन में रखो कि पाकिस्तान ने ना अभी तक ईरान की सपोर्ट में कोई बयान दिया है ना अमेरिका की सपोर्ट में बयान दिया है, समझाव वो दोनों को रहा है और दरमियान में जो ना पाकिस्तान सफारतकारी कर रहा है। अब ये जो कतर की तरफ से मैसेज आया ना तो इसका मतलब ये हुआ कि कतर को मैसेज दे रहा है पाकिस्तान के जरिए ईरान को, क्योंकि उसकी वजह यह है कि कतर जो है वो टारगेट है इस वक्त, ठीक क्योंकि ईरान ने धमकी दे दिया है कि अगर आपने गड़बड़ की तो हमने यहाँ से उड़ा देना है, अल-अदीद को उड़ा दें। अल-अदीद को उड़ा देना। तो अब कतर जो है ना फंसा हुआ है इस दौरान। ठीक है, तो वो मुझे लगता है कि जो अमीर कतर ने पाकिस्तान से रब्ता किया है वो कोई फेवर लेना चाहता है, कोई फेवर देना चाहता है या पाकिस्तान को इस्तेमाल करना चाहता है मैसेजिंग के लिए। तो अब पाकिस्तान जो है ना फौरी तौर पे ईरान से रब्ता करेगा। तो अब कल देखें कि कौन, या मियाँ शहबाज शरीफ साहब फ़ोन करते हैं उनको ईरान को, या फिर इसहाक डार साहब करेंगे, ये यहाँ से कोई बंदा जाएगा। तो अगर ये गया तो इसका मतलब ये हुआ कि हम सफारतकारी कर रहे हैं कतर के लिए, और कतर जो है ना वो बरीड है इस सारे मामले में। और ये सारे मामले का मास्टरमाइंड और खेलने वाला सारों के साथ अमेरिका है, उसे ही पता है उसने क्या करना है, बाकी सारे बस। अब वो देखें कतर भी तो समझता है ना जी, अगर अमेरिका का दोस्त है इसराइल लेकिन उसने कतर के ऊपर हमला कर दिया था पिछले दिनों, तो क्या कर लिया किसी ने। बिल्कुल आगे ठीक है, चलिए आप चाहिए, हमारा आ गया लास्ट टॉपिक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पाकिस्तानियों के वीजे बंद कर दिए हैं और ये भी बंद किए हैं अमेरिका ने। ये अमेरिका करके रहा है, मेरी समझ से बाहर है, पूछते हैं इस टॉपिक। अब ये सिर्फ पाकिस्तान के वीजे बंद नहीं है, 75 मुल्कों के वीजे बंद हुए हैं और उनके अंदर सारे जो मुल्क हैं वो बहुत हैं, जब पाकिस्तान है, सोमालिया है, रूस है, ईरान है, इंडिया का भी समझ नहीं आ रही कि क्यों नहीं है इंडिया इसके अंदर, फिर अफगानिस्तान है, ब्राज़ील है, नाइजीरिया है, थाईलैंड है, इराक है, कुवैत है, बहुत बड़े बड़े मुल्क हैं इसके अंदर, 75 मुल्क हैं। लेकिन ये जो वीजे बंद किए गए, ये इमिग्रेंट वीजे बंद किए गए, जो लोग इमिग्रेशन लेना चाहते हैं वहाँ जो पे, रहना चाहते जो वहाँ पे रहना चाहते हैं, जो वहाँ पे सेटल होना चाहते हैं। मेरा ख्याल है जो सियाती वीजे हैं या बाकी जो वीजे हैं उनके ऊपर पाबंदी नहीं लगी, 21 जनवरी से ये पाबंदी लग जाएगी। 21 जनवरी से पहले पहले जो प्रोसेस है वो जिनका हो गया सो हो गया, 21 जनवरी के बाद किसी का कोई प्रोसेस नहीं होगा और फिर उसके बाद अगली तारीख तक इसको होल्ड किया जाएगा। अब नेक्स्ट जो ऐलान करेगा अमेरिका तो फिर उसके ऊपर देखा जाएगा कि वैसे तो इमिग्रेशन के ऊपर पाबंदी लगाई जा रहा है अमेरिका ने, और उसमें अब उन्होंने लिस्ट जो उसको 75 कर दिया जिसके अंदर पाकिस्तान को भी शामिल कर दिया। ठीक है, और ये कहा जाता है अमेरिका की तरफ से कि जी हमारे जो टैक्स पेयर्स के पैसे हैं वो जो इमिग्रेंट्स हैं वो आके खा जाते हैं, वो सोशल सिक्योरिटी ले लेते हैं, यहाँ पे आके इमदाद हासिल करते रहते हैं, बच्चे पालते रहते हैं, मुफ्त तालीमें दिलवाते हैं, सबको अपने इलाज करवाते हैं, तो ये हमारे लिए काबिल कबूल नहीं है। तो वो मेरा ख्याल है डोनाल्ड ट्रंप जो है ना उन्होंने, मेरा ख्याल डंडा उनके हाथ में है, वो जहाँ उनको बंदा नजर आता है
खड़का देते हैं उनको। जो सर ये जंगों पे तो टैक्स पेयर का पैसा नहीं लगता ना, ये ये तो फ्री में हो जाती है। ठीक है। यार तू बड़ा शैतान है। तो ये था नाजरीन आज का स्पेशल व्लॉग, यकीनन आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहा होगा। एक बात स्पेशली मैं कहना चाहता हूं, मोदी जी आप बहुत घटिया हैं, मैं पूरे व्लॉग में टाइम नहीं मिल रहा था, मैंने कहा बोल देता हूं। चले खैर, लाइक शेयर सब्सक्राइब, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज। खालिस्तान को बिल्कुल नहीं भूलना, पाकिस्तान जिंदाबाद।